रहा था वो पिछले 10 साल में होता हुआ आपने देखा। मैं कुछ दस्तावेज आपको दिखाने के लिए लाया। ये जो लैपटॉप है और एलसीडी प्रोजेक्टर है, सामने जो स्क्रीन है, इस पर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स हैं अमेरिका के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान सुना। ये व्याख्यान शिकागो में हुआ था 11 सितंबर सन 1893 को, आज से 108 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे और वहां की धर्म संसद में जो कुछ उन्होंने बोल दिया वो अमेरिका के लिए एक तरह से धमाके जैसा था। ऐसा लगता था कि स्वामी जी ने कोई बम फोड़ दिया वहां पे, क्योंकि अमेरिका के सारे प्रोफेसर फिलॉसफी के, उनके धर्मगुरु सब परेशान हो गए थे और स्वामी जी के पीछे अमेरिका के लोग इतने पागलों की तरह से पड़ गए थे कि अमेरिका गए थे वो एक व्याख्यान देने के लिए, फिर 20 व्याख्यान उनके अमेरिका के अलग अलग विश्वविद्यालयों में हुए थे। वैसा ही एक धमाका अमेरिका में लगभग 107 साल के बाद हुआ था, 11 सितंबर 2001 को। ये कुछ कोई इंसिडेंट है। स्वामी जी ने 11 सितंबर 1893 को एक धमाका अमेरिका में किया था भारत की तरफ से। इसी अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को एक और धमाका हुआ था जिसमें अमेरिका के 2 टावर टूटे थे। ये जो दोनों टावर टूटे आप सबने देखा, मैंने भी देखा। जिस दिन ये टावर टूटे थे मैं उस दिन मीडिया के साथ बात करता था तो अखबार वालों ने मुझसे पूछा था कि राजीव भाई आपका क्या मानना है, ये अमेरिका में 2 टावर टूट गए। घटना सवेरे की है, 8:30 से 8:45 के बीच की है और शाम को 3 साढ़े 3 बजे अखबार वाले सब आ गए और कहने लगे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। तो मैंने उस समय यही कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये टावर टूटे नहीं हैं, तोड़े गए हैं। टूटना एक अलग बात है, तोड़ना बिल्कुल अलग बात है। तो उन्होंने कहा किसने तोड़े हैं? ओसामा बिन लादेन ने। तो मैंने कहा ओसामा बिन लादेन की इतनी औकात नहीं है कि वो 2 टावर तोड़ पाए। अगर उसकी इतनी औकात होती तो वो अमेरिका से छुपते हुए कहीं गुफाओं में, कंदराओं में नहीं रह रहा होता, वो सारी दुनिया के सामने ताल ठोक के खड़ा होता। तो फिर एक पत्रकार है इंडियन एक्सप्रेस के, जो नागपुर के करस्पॉन्डेंट है, ब्यूरो चीफ है, उन्होंने कहा आप किसके बारे में कहना चाहते हैं? तो मैंने कहा था उस समय कि मुझे लगता है कि ये दोनों टावर जॉर्ज बुश ने ही तोड़वाए होंगे या अमेरिका की सरकार ही इसमें शामिल होगी। तो अखबार वाले परेशान हो गए, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं बात कर रहा हूं तो गंभीरता से कर रहा हूं, भले धीमे कह रहा हूं लेकिन गंभीरता से और दृढ़ता से। कहने लगे कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट? मैंने कहा प्रूफ और डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, क्योंकि सवेरे टावर टूटे हैं और शाम को आप बात कर रहे हैं। थोड़ा मुझे समय दे दो तो मैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो कोई आधार बता दीजिए जिससे आप ये सोच रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे पास एक पुराना डॉक्यूमेंट है, वो दिखा देता हूं। वो 1941 का एक डॉक्यूमेंट है और 1941 में आप जानते हैं विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जो 1939 से शुरू हुआ है और 41 में अमेरिका के पर्ल हार्बर नाम के एक पानी के जहाज के अड्डे पर, हार्बर माने पानी के जहाज का अड्डा, तो अमेरिका के पर्ल नाम के पानी के जहाज के अड्डे पर जापान ने बम गिराए थे। सारी दुनिया जानती है। लेकिन वो बम 1950 में जाकर पता चला कि 2 अमेरिकी पायलटों ने गिराए थे, जापान का नाम लगाया था। वो बम अमेरिका ने ही गिराए थे, अमेरिका के ऊपर, और जापान का नाम लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि 41 के युद्ध में जिस समय की ये घटना है उस समय जापान हावी था, क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी और जापान दोनों एक दूसरे के साथ में थे और ब्रिटेन और दूसरे देश रशिया वगैरह ये एक तरफ थे, एक मित्र देश थे, दूसरे शत्रु देश थे। तो जापान और जर्मनी ऐसा लग रहा था कि ये जीत जाएंगे और जापान जर्मनी इतनी ताकत से मदद कर रहा था कि डर ये पैदा हो गया था कि हिटलर शायद दुनिया का राजा बन जाएगा। तो हिटलर को दुनिया का राजा बनने से रोकना है और जापान को तोड़ना है। इसके लिए अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराने की योजना बनाई थी। लेकिन वो एटम बम जापान पर गिराए जाएं तो उसके लिए कोई तो आधार होना चाहिए दुनिया को बताने के लिए कि हम जापान पर बम क्यों गिरा रहे हैं। तो अमेरिका ने ये खबर फैलाई कि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया है, लिहाजा हम जापान पर अटैक करेंगे। और इस आधार पर जापान पर 2 एटम बम गिरा दिए, जिसमें 9 लाख जापानी तो एक ही दिन में मर गए थे और करीब करीब 90 लाख से ज्यादा पिछले 50 सालों में मरे हैं। तो ये जो दुर्घटना हो गई 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 1950 में अमेरिका का राष्ट्रपति था आइजनहावर।
उसने जापान के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, वो भी चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है, जिसमें वो ये कह रहा है कि वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत दुख है कि हमने आपके देश के ऊपर 2 एटम बम गिराए। वास्तव में आपने पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया था, वो अटैक की योजना CIA के द्वारा बनाई गई और क्रियान्वित की गई थी, लेकिन हम मजबूर थे, आपको जर्मनी से दूर करना चाहते थे, इसलिए आपको तोड़ना हमारे लिए आवश्यक हो गया था। तो हमने बहाना बनाया था कि पर्ल हार्बर पर अटैक जापान ने किया है, इसलिए अमेरिका जापान पर अटैक करेगा। वास्तव में आपने पर्ल हार्बर पर अटैक नहीं किया था। दुनिया को हमने जो फोटोग्राफ जारी किए थे हवाई जहाज से बम गिराते हुए, वो फोटोग्राफ में जापान के 2 नागरिकों को पायलट की सीट पर बांधकर बिठाया हुआ था, साथ में अमेरिकन बैठे हुए थे और दुनिया को चिट्ठी और फोटो दिखाए गए कि देखो ये जापानी है जो बम गिरा रहे हैं। वास्तव में वो अमेरिकन ने गिराए थे। इसमें आपके देश का बहुत नुकसान हुआ है, हम आपके नुकसान की भरपाई कर चुके हैं, हम आपको मदद दे चुके हैं, आगे भी देते रहेंगे, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि आपसे हम माफी मांग लें, क्षमा मांग लें। आगे के संबंध अमेरिका और जापान के अच्छे बनाने के लिए मैं एक योजना प्रस्तुत करता हूं, और वो योजना ये है कि अगले 100 साल तक अमेरिका जापान की सुरक्षा करेगा, और जापान के लिए आर्मी की कभी भी जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका अपनी आर्मी देगा। आप कृपया हमें उसके लिए माफ करें। तो कब गिरेगा और ऐसे गिरेगा तो कब गिरेगा? अगर प्लेन की स्पीड वायु में ध्वनि की स्पीड से ज्यादा है, आवाज की जो गति है ना हवा में, साउंड स्पीड, अगर प्लेन की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा है तो टॉवर उसी दिशा में गिरेगा जिधर से प्लेन आया, ऐसे करके गिरेगा अगर प्लेन इधर से आया। और अगर प्लेन की स्पीड हवा में साउंड की स्पीड से कम है तो प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में उस टॉवर को गिरा देगा। तो टॉवर हर हालत में या तो ऐसे गिरेगा या तो ऐसे गिरेगा, कोई भी टॉवर ऐसे नहीं गिर सकता। आपको याद है दोनों टॉवर ऐसे करके गिरे थे, ऊपर से नीचे ढड़ 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 ढड़, और सेकंड्स में। मैंने टाइम कैलकुलेट किया क्योंकि वो वीडियो मैंने मंगा रखा, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। CNN की जो लाइब्रेरी है उससे मैंने वीडियो मंगाया टॉवर के गिरने का। एग्जैक्ट नॉर्थ टॉवर 8.4 सेकंड में गिर गया, 8.4 सेकंड में पूरा डट 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 गिरता चला, जैसे रेत का महल। 8.4 सेकंड में 110 मंजिल का टॉवर कब गिर सकता है? जब उस टॉवर को अंदर से ब्लास्ट किया जाए किसी बम के द्वारा, और वो बम एक ना हो, टॉवर के हर मंजिल पर बम लगाया गया हो और सारे बम एक साथ ब्लास्ट करें तो 8.4 सेकंड में 110 मंजिल का टॉवर गिरेगा। एक मंजिल की सामान्य ऊंचाई आप मान लें 10 फीट, 10 फीट का माने 3 मीटर, तो 3 मीटर की एक ऊंचाई है एक मंजिल की, तो 110 मंजिल की, और 110 मंजिल में 3 का गुणा करें, 330 मीटर ऊंचाई का कोई भी टॉवर गिराना हो तो कितने फोर्स का बम चाहिए और कितना उसमें RDX लगेगा, वो सब कैलकुलेशन मैंने लगाया तो पता चला कि कम से कम 440 बम होने चाहिए, तब जाकर वो 8.4 सेकंड में गिरेगा। और वो 440 बम हर फ्लोर पर 4 बम होने चाहिए और उनका कनेक्शन किसी मदर बम के साथ होना चाहिए। मदर बम ब्लास्ट होते ही 440 बम एक साथ ब्लास्ट होने चाहिए, तो 8.4 सेकंड एग्जैक्ट टाइम निकलता है, पूरा टॉवर जमीन पे आ जाएगा। तो ये जो पेन और टेलर थे, इन्होंने कहा कि हम आपके कैलकुलेशन को क्रॉस वेरीफाई करें। मैंने कहा यस करो। तो उन्होंने कहा फिजिक्स के किसी प्रोफेसर को मदद लें। मैंने कहा लो, फिजिक्स के जिन फॉर्मुलेशंस के आधार पर मैंने ये कैलकुलेशन किया है वो मैंने भेज दिए। वो बेचारे दोनों पत्रकार 3.5 साल लगे रहे। 3.5 साल के बाद उनको 100 से ज्यादा फिजिक्स प्रोफेसर्स ने कहा कि दीज आर द बेस्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशंस, कि 8.4 सेकंड में 330 मीटर की टॉवर को गिराना पड़े तो इतना RDX चाहिए, इतना ग्लूटोन चाहिए, जो RDX के साथ मिक्स करने वाला केमिकल है वो चाहिए, और 440 बम अगर होंगे तो ये हो जाएगा। तो मैंने कहा अभी मिस्टर पेन और टेलर आप इस एंगल से देखेंगे इस पूरे एपिसोड को? तो उनका लगता तो ऐसा ही है लेकिन सबूत नहीं है। मैंने कहा सबूत भी मिल जाएगा, कोशिश करिए कोशिश करिए। बेचारे दोनों कोशिश करते रहे। कोशिश करते करते उनके हाथ में कुछ 50 से ज्यादा सबूत आए, उन्होंने मेरे पास भेजे, वो मैं आपको दिखाने के लिए लाया।
वो सबूत आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्लेन के क्रैश में टॉवर नहीं टूटा, प्लेन का टक्कर ही नहीं हुआ टॉवर में। तो आप बोलेंगे हमने तो देखा, प्लेन आया और उसमें घुस गया, हमने तो देखा। वो सिनेमा की ट्रिक फोटोग्राफी है जिसमें आपने प्लेन को घुसते हुए देखा। रियलिटी में क्या हुआ है वो अभी आप यहां देखेंगे। प्लेन आया टॉवर के नजदीक और ऐसे डाइव लगा के निकल गया। उस प्लेन को चलाने वाला जो पायलट ऑफिसर था उसका इंटरव्यू है 7 मिनट का मेरे पास। उस इंटरव्यू में उस पायलट को पूछा गया कि आप उस दिन सॉर्ती में थे, सॉर्ती माने फ्लाइट में थे। उसने कहा यस। आप कौन है? तो उन्होंने कहा अमेरिकन एयरफोर्स का पायलट ऑफिसर हूं। आपका काम क्या है? तो उसने कहा फाइटर प्लेन उड़ाने का मेरा काम है। तो 11 सितंबर 2001 को आप कहां थे? तो उन्होंने कहा न्यूयॉर्क सिटी पर उड़ रहा था। तो क्या कर रहे थे? तो प्लेन उड़ा रहा था। क्यों उड़ा रहे थे? तो वो कहता है कि उस दिन हमारा ड्रिल था। ड्रिल समझते? युद्ध का अभ्यास, युद्ध नहीं है, युद्ध का अभ्यास। उन्होंने कहा हमारा ड्रिल था। कितने घंटे का? 3 घंटे का ड्रिल था। टाइम क्या था? सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। तो सुबह 6 से 9 बजे आप जब ड्रिल कर रहे थे तो आपके साथ और कितने प्लेन थे? तो उसने कहा कि 182 प्लेन थे। पूरे अमेरिका में ड्रिल पर थे हम। मेरा प्लेन न्यूयॉर्क शहर के ऊपर था। तो आपको क्या कहा गया? तो उन्होंने कहा मुझे अचानक से एक आदेश आया 8:35 के आसपास कि अपने प्लेन को ट्विन टॉवर्स की तरफ मोड़ो। दूसरा आदेश आया कि टॉवर के नजदीक ले जाके डाइव लगा के निकालो, टॉवर हिट नहीं होनी चाहिए। तो वो पायलट ऑफिसर कहता है कि मैंने आदेश का पालन किया। तो वो कहता है कि मैं प्लेन लेके गया, टॉवर के नजदीक में ऐसे करके डाइव करके निकाल ले गया, बस इतना मैंने किया। तो फिर ये टॉवर कैसे गिरी? तो उसने कहा टॉवर मैंने पहले ही गिरते हुए देखी जब मैं प्लेन लेके जा रहा था। तो कैसे देखी आपने? तो वो कहता है कि मुझे कुछ आग का गोला दिखाई दिया। अंदाजा वो बोलता है कि शायद 94th या 95th फ्लोर पर मैंने देखा एक बम ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद वो टॉवर ने गिरना शुरू किया। आज ये पायलट ऑफिसर जॉर्ज बुश के लिए खतरा बन गया तो अमेरिका छोड़कर अभी फ्रांस में रह रहा है। उसने राजनीतिक शरण ली हुई है क्योंकि अमेरिकन सरकार उसको मरवा देती। फिर उस पायलट ऑफिसर के बाद एक दूसरा ऑफिसर जो अमेरिकन एक डिपार्टमेंट होता है, फायर डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना दमकल विभाग, ऐसे ही अमेरिका में भी फायर डिपार्टमेंट। उनके सबसे बड़े ऑफिसर को पूछा गया कि आपको आदेश मिला कब कि टावर के पास जाना है और आपका काम करना है? तो उनका हमको आदेश मिला 8:45 बजे, तब तक टावर गिर चुकी थी। लेकिन जब आप टावर के पास गए और आपने आग बुझाने के लिए अपना पानी का फव्वारा शुरू किया, उस समय आग जल रही थी? उन्होंने कहा आग नहीं जल रही थी। तो आपने पानी फेंका? हाँ फेंका। कहां फेंका? जमीन पर फेंका। क्यों? टावर गिर चुकी थी, जमीन पर ही पानी फेंकते। तो आपने जो कचरा उठाया? हाँ उठाया। उस कचरे में आपको प्लेन का मटेरियल मिला? तो उनका कोई मटेरियल नहीं मिला। अब ये हैरान करने वाली बात। आप जानते हैं हवाई जहाज की टक्कर हो और किसी टावर में हवाई जहाज जाके टकराए तो प्लेन में आप जानते हैं ईंधन होता है, इतना ज्वलंत होता है कि तुरंत प्लेन जलता है और टावर भी जलती है और घंटों घंटों जलते हैं। जलने के बाद वो मटेरियल अगर मेल्ट करेगा तो कचरे में मिलना चाहिए कि नहीं? तो फायर ऑफिसर कहता कचरे में ऐसा कोई मेटल नहीं मिला जो प्लेन का था। तो क्या मिला? तो कंक्रीट मिला। वो कंक्रीट कहां गया? तब उसने कहा हमने सब भारत देश को बेच दिया। अभी इंटरेस्टिंग बात सुनिए, भारत देश को बेच दिया। किसने खरीदा भारत में? तो वो कहते हैं पंजाब के कुछ व्यापारियों ने खरीदा। क्या किया उसका? तो उन्होंने कहा इसमें से जो मेल्टेड आयरन था वो पंजाबी लोगों ने निकालकर उसकी साइकिलें बना बनाकर बेच दिया। तो मैं पंजाब में उन लोगों के पास गया जिन्होंने अमेरिका से ये कचरा खरीद कर लाया और ऐसे 2 लोगों ने मुझे कचरा दिया कि देखो हम जो लाए हैं वो ये है। मैं वो कचरा लेके IIT की लेबोरेटरी में गया, दिल्ली और मद्रास दोनों जगह, और लेबोरेटरी में जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं उनको मैंने कहा इस कचरे को टेस्ट करना है, इसमें कहा गया है कि प्लेन हिट किया है तो कोई मेटल मिलेगा। तो वो वैज्ञानिकों ने 8 महीने लगातार काम करने के बाद कहा इसमें प्लेन का कोई मेटल नहीं, इसमें लोहा है। वो लोहा है जो टावर में लगाया गया था, कंक्रीट है, सीमेंट है, ईंट है जो टावर में बनाने में इस्तेमाल की गई थी। इसमें प्लेन का कुछ भी नहीं है।
अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये दुर्घटना हुए करीब 6 साल से ज्यादा बीत गए, अमेरिका की सरकार आज तक ब्लैक बॉक्स को बता नहीं रही है कि वो है कहां। आप जानते हैं प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स है, डाटा रिकॉर्डर में उसको इस्तेमाल, प्लेन कितनी भी बुरी तरह से कहीं भी क्रैश करे, हिट करे, लेकिन ब्लैक बॉक्स उसका खत्म नहीं होता। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर नाम का एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है एफडीआर और ब्लैक बॉक्स को अमेरिकन सरकार बता नहीं रही है वो गया कहां अगर प्लेन ने हिट किया तो वो है नहीं ब्लैक बॉक्स और एफडीआर भी नहीं है। क्यों? प्लेन ने हिट ही नहीं किया, ये तो सब बम ब्लास्ट से गिराया गया था। अब एक सबसे आखिरी इंटरेस्टिंग बात, आपको मालूम है ट्विन टावर्स नॉर्थ और साउथ में से कोई अगर अमेरिका गए होंगे तो इमीडिएट आपके ध्यान में आएगा, ये एक गली जैसे जाती है। एक गली के एक कॉर्नर पर नॉर्थ टावर है, दूसरे कॉर्नर पर साउथ टावर है, बीच में से गली है, और वो गली एक जगह जाके डेड एंड है। उस डेड एंड पर एक और बिल्डिंग 47 मंजिल की एक तीसरी बिल्डिंग, नॉर्थ टावर, साउथ टावर, बीच में से गली जहां पर डेड एंड है वहां पर 47 फ्लोर की एक बिल्डिंग जिसका नाम था बिल्डिंग नंबर 7। इस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के जॉर्ज बुश के आदेश पर 11 सितंबर की शाम 3:30 बजे ब्लास्ट करके गिराया गया, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गिराया गया। ब्लास्ट करके उस 47 फ्लोर की बिल्डिंग को गिराया, बिल्डिंग नंबर 7। उसका मालिक है, उसके मालिक का इंटरव्यू लिया हमने, मैंने नहीं लिया, पेन और टेलर ने लिया, इंटरव्यू लेके मुझे भेजा। उसको पूछा गया कि तुम्हारी बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने गिराई? हाँ गिराई। तुमको कोई दुख नहीं है? उसने कहा दुख किस बात का? बिल्डिंग का जितना पैसा था वो सरकार ने मुझे दे दिया। तो कितना दिया? तो उसने कहा $7 बिलियन मुझे मिला। तो बिल्डिंग कितने की थी? तो उसने कहा $2 अरब की थी। $7 अरब मिल गया। तो $5 अरब तुमको अमेरिका की सरकार ने ज्यादा कैसे दे दिया? तो वो कहता है टू कीप मम, चुप रहने के लिए $5 अरब ज्यादा मिला। तो क्या चुप रहने के लिए मिला? तो बताना नहीं कि ये बिल्डिंग क्यों गिराई गई। तो अब तुम क्यों बता रहे हो? तब वो बहुत बुरी गाली देता, वो गाली मैंने उसमें से निकाल दी है जानबूझ के, क्योंकि जॉर्ज बुश के लिए वो अवमानना या मेरे खिलाफ अवमानना के रूप में इस्तेमाल, वो बहुत खराब गाली देता है और कहता है जॉर्ज बुश ये है, वो गाली के साथ कहता है जॉर्ज बुश ये है और मैं इसको अभी नंगा करना चाह रहा हूं। मेरी आत्मा मुझे गवाही नहीं देती कि जॉर्ज बुश को मैं प्रोटेक्ट करूं, इसलिए मैं इसको दुनिया के सामने अब नंगा करना चाहता हूं। तो उसने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में वो कहता है कि हमारी जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग नंबर 7, इसमें CIA का हेड ऑफिस था, और ये CIA का हेड ऑफिस 50 साल से चल रहा था, और अमेरिका ने जितनी भी दुनिया में कुकर्म किए हैं पिछले 50 साल में, उन सबके दस्तावेज इसी बिल्डिंग में रखे हुए थे। और 11 सितंबर की ये जो दुर्घटना हो गई, इसके बाद अमेरिका के ऊपर दुनिया भर का दबाव होगा पिछले 50 साल की घटनाओं के बारे में जवाब देने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उस बिल्डिंग को ही गिरा दिया, दस्तावेज ही नष्ट करा दिए ताकि कोई कुछ पूछ न सके। तो फिर उसको पूछा गया कि अब क्या हुआ, ये जो CIA का ऑफिस है अब कहां गया? तो उसने कहा वो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। तो अब तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मेरी बिल्डिंग $2 अरब की थी, मुझे $7 अरब मिल गया, फिर से मैं बिल्डिंग खड़ी कर लूंगा, पैसा मेरे पास है। लेकिन तुम अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है? तो उसने कहा मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले इस जॉर्ज बुश को, गाली देके वो कह रहा है कि इस जॉर्ज बुश को मैं सारी दुनिया के सामने नंगा करूं कि इसकी असलियत क्या है, ये कितना खतरनाक आदमी है। तो उसको पूछा गया कि तुम कितना खतरनाक मानते हो जॉर्ज बुश को? तब वो कहता है कि मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो बहुत सेंसिटिव है, और वो जानकारी आपको मिल जाए तभी आप ये ओपन करना, नहीं तो मेरा मर्डर भी हो सकता है। तो क्या जानकारी है? तब उसने बताया कि ये नॉर्थ और साउथ टावर दोनों जो थे, इनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी जॉर्ज बुश की फैमिली का ही था। जॉर्ज बुश फैमिली की एक कंपनी चलती है अमेरिका में, उसका नाम है यूनोकोल। ये कंपनी के 2 धंधे हैं, एक तो वो तेल बेचने का काम करते हैं, डीजल, पेट्रोल, LPG। दूसरा उनका सिक्योरिटी का बहुत बड़ा बिजनेस है। जॉर्ज बुश के 2 भाई हैं, माने जॉर्ज बुश और उसका एक भाई है, उसका नाम है मार्विन बुश। ये अपने बाप के 2 बेटे हैं, जॉर्ज बुश और मार्विन बुश। मार्विन बुश छोटा है, वो यूनोकोल कंपनी का CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
तो मार्विन बुश की जिम्मेदारी पर दोनों टॉवर थे, नॉर्थ और साउथ। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी उसकी थी। तो कैसे गिर गई फिर ये टॉवर? तो वो कहता है कि इसी मार्विन बुश ने सारे बम लगवाने का काम किया, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी थी। तो मार्विन बुश क्यों बम लगवाएगा? तब उसने असली राज खोला, और वो राज फिर डॉक्यूमेंट से भी प्रूव हुआ। उसने कहा कि बात ऐसी है कि ये जो यूनोकोल कंपनी है, इसमें ओसामा बिन लादेन और जॉर्ज बुश दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। एक का इक्विटी है 51%, दूसरे की है 49%। जॉर्ज बुश के फैमिली की तरफ से मार्विन बुश इसका सीईओ है, और ओसामा बिन लादेन की फैमिली की तरफ से उसका छोटा भाई इस कंपनी का डेप्यूटी सीईओ है। दोनों मिलकर ये कंपनी चलाते हैं। इनकी कंपनी ने क्या किया था? सऊदी अरब के एक शेख के साथ सौदा किया था, और वो सौदा था दोनों नॉर्थ और साउथ टॉवर के इंश्योरेंस का। इन्होंने क्या किया था? गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने नॉर्थ और साउथ टॉवर को बेचा था। 5 सितंबर 2001 को सौदा हुआ। सौदे की कॉपी है, वो भी डॉक्यूमेंट्स में है। सौदा हुआ, सऊदी अरब के शेख ने दोनों टॉवर को खरीदा। उनका इंश्योरेंस कराने की जिम्मेदारी मार्विन बुश को दी गई। मार्विन बुश ने थोड़ा कमीशन खाके जापान की 2 कंपनियों से इंश्योरेंस करा दिया। टॉवर टूटने के बाद नुकसान जो हुआ वो जापान का हुआ, अमेरिका का कुछ नहीं है। ये है अमेरिका। फिर आप बोलेंगे जी 3000 लोग मर गए। हाँ मर गए। जो 3000 लोग मरे उनमें एक भी अमेरिकन नहीं था, सभी नॉन अमेरिकन मरे। अमरीकी लोग क्यों नहीं मरे उस दुर्घटना में? क्योंकि अमेरिका के जो लोग उन टॉवर्स में काम करने के लिए जाते थे, उन सबको उस दिन छुट्टी पर भेजा गया 11 सितंबर 2001 को, और छुट्टी देने का आदेश राष्ट्रपति के घर से आया कि जितने भी व्हाइट अमेरिकन्स हैं और ज्यूज हैं, सबको कंपलसरी छुट्टी पे भेजना है। 11 सितंबर को कोई यहां नहीं आएगा। तो वो सब छुट्टी पे थे। तो बाकी लोग जो मरे वो कौन थे? वो हिंदुस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, जो दोनों ट्विन टॉवर्स में झाड़ू लगाने का काम किया करते थे, पोछा लगाने का काम किया करते थे, सफाई करने का काम किया करते थे, ब्लू कॉलर्स जॉब्स में थे वो सब। जो 3000 मरे वो ये मरे। तब ये लैरी सिल्वर स्टील, जिसके मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, उसका नाम है लैरी सिल्वर स्टील, बिल्डिंग का मालिक, उसको पूछा गया कि मान लो एक भी अमेरिकन मरता तो उसने कहा जॉर्ज बुश की खटिया खड़ी हो जाती। एक भी अमेरिकन मरता तो इतना कंपेंसेशन देना पड़ता कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका परेशान हो जाती। इसलिए खूब कैलकुलेशन करके ये तय किया गया एक भी अमेरिकन मरना नहीं चाहिए, और नॉन अमेरिकन मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिटीजन नहीं है अमेरिका के, और जो अमेरिका का सिटीजन नहीं है उसके लिए कंपेंसेशन ज्यादा नहीं देना पड़ता, जितना दो उतना ही काफी होता है। जो अमेरिकन सिटीजन मरे तो कंपेंसेशन बहुत देना पड़ता है, मुआवजा बहुत देना पड़ता है। तो ये खेल हुआ। अब इस खेल का अंतिम उद्देश्य क्या, क्यों किया ये सब, आपके मन में तुरंत सवाल आएगा। आखिर जॉर्ज बुश को क्या पड़ी थी? वास्तविकता जो है वो ये कि जॉर्ज बुश, मैंने आपसे कहा, उसकी कंपनी है जिसका नाम है यूनोकोल। कंपनी का सीईओ है मार्विन बुश। ये कंपनी का धंधा है डीजल पेट्रोल एलपीजी। अब डीजल पेट्रोल एलपीजी बनाने के लिए आपको मालूम है कच्चा तेल चाहिए। कच्चा तेल दुनिया में जहां जहां मिले अमेरिका उसको लेना चाहता है। तो अफगानिस्तान नाम के देश में बहुत कच्चा तेल है। ये बात 2001 में जनवरी के महीने में पता चली। अफगानिस्तान को अब तक हम मानते हैं कि एक सूखा प्रदेश है, लेकिन सैटेलाइट ने बताया है कि उसी जमीन के नीचे बहुत तेल छुपा हुआ है और बहुत गैस है। तो जैसे ये पता चला कि अफगानिस्तान में गैस और तेल का भंडार है, उसी दिन से अमेरिका की नजर लगी अफगानिस्तान पर कि ये अफगानिस्तान तो हमारे कब्जे में होना चाहिए, क्योंकि जो भी गैस निकलेगी और तेल निकलेगा वो अमेरिका का होना चाहिए। अब अफगानिस्तान अमेरिका का कब हो सकता है? जब अमेरिका का अफगानिस्तान पर कब्जा हो। और अफगानिस्तान पर अमेरिका का कब्जा कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब अमेरिका वहां पर बमबारी करे और जो सरकार चल रही है उसको हटाए और अमेरिका अपनी सरकार लाए। तो अफगानिस्तान पर बम गिराना है, हमला करना है, उसके लिए कोई तो लेजिटिमेशन चाहिए दुनिया को बताने के लिए। तो अमेरिका ने ये दोनों टावर गिराने का खेल खेला, नाम लगाया कि अफगानिस्तानियों ने ये गिराए हैं। तो बदले में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और पूरा अफगानिस्तान कब्जे में ले लिया। आज अफगानिस्तान जो राष्ट्रपति है जिसका नाम है हामिद करजई, वो यूनोकोल कंपनी का मैनेजर है, जो इस समय अमेरिका में वो अफगानिस्तान में राष्ट्रपति है।
हामिद करजई 6 साल से क्या कर रहा है, अफगानिस्तान में जहां जहां गैस के भंडार मिलने वाले हैं वहां से पाइपलाइन बिछा बिछा के सारी गैस अमेरिका कैसे जाए उसके काम में लगा हुआ। और जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा हामिद करजई या तो मारा जाएगा या वापस उसको अमेरिका बुला लिया जाएगा। ये तब तक रहेगा अफगानिस्तान में जब तक वो पाइपलाइन नहीं बिछते। तो तेल लेके जाना है अमेरिका, गैस लेके जानी है अमेरिका। अब समस्या क्या आ रही है कि ये तेल और गैस के जो पाइप जाने वाले हैं अमेरिका, इसके बीच में एक देश पड़ रहा है जिसका नाम है ईरान। तो अमेरिका ईरान से कह रहा है कि जाने दो हमारे पाइप। ईरान का राष्ट्रपति कह रहा है कि इसके लिए पैसा दो मुझे, मैं क्यों जाने दूं, मेरे देश की जमीन है। तो झगड़ा ये है अमेरिका और ईरान का। तो अब अमेरिका प्लानिंग कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से ईरान पर हमला किया जाए और एक दिन ईरान को भी ऐसे ही अफगानिस्तान जैसा बना लिया जाए और पाइप उनके अमेरिका तक पहुंच जाए और उसके बाद दुनिया जो कहे कहे, अमेरिका को किसी की परवाह नहीं है, ना यूनाइटेड नेशंस की, ना दुनिया की दूसरी संस्थाओं की। ये है खेल। अब इस खेल में एक विलेन आ गया था, उसको हटाना जरूरी हो गया था, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन को कुछ भनक लगी कि गड़बड़ कुछ होने जा रही है, तो उसने कुछ तेल बेचने वाले देशों का एक सम्मेलन बुलाया था। आज से 6 साल पहले की बात है। सम्मेलन बुलाया और उसने कहा कि ये अमेरिका बहुत खतरनाक है, बदमाश है, ऐसा है वैसा है, मेरे साथ धोखा कर चुका है, दूसरों के साथ भी करेगा, इसलिए इस देश को थोड़ा काबू में रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आइडिया देता हूं। सद्दाम हुसैन ने एक आइडिया फ्लोट किया दुनिया के देशों में कि हम जो तेल बेच रहे हैं दुनिया के बाजार में, इसका भाव डॉलर में तय नहीं करेगा। अभी के लोगों के सामने बोलकर जा रहा हूं, अगले 3 साल में आपको अमेरिका ऐसे ही टूटते दिखाई देगा जैसे सोवियत संघ टूटा। मेरे शब्दों को आप लिख लेना, चाहे किसी पेपर पे लिख लेना या डायरी में लिख लेना। 2011 के बाद आपको अमेरिका ऐसा नहीं दिखेगा जो आज है। ये बुरी तरह से गिरेगा, टूटेगा, इसका डॉलर जाएगा, ये जमीन पर और रसातल में आएगा। तो आप बोलेंगे जो हमारे भाई बहन अमेरिका में रह रहे हैं उनका क्या, तो उनको बुला लो। मैं आपको सीरियस सजेशन दे रहा हूं, उनको बुला लो। तो कैसे बुलाएं? उनको कह दो कि डॉलर टूटने जा रहा है, जल्दी आ जाए तो अच्छा है, वरना डॉलर 7 रुपए हो गया तो वो आएंगे भी तो कोई मतलब नहीं, वो जो लाएंगे वो कागज का टुकड़ा हो जाएगा। अभी डॉलर 40 से 38 पे तो आ ही गया ना, और इसको भारत सरकार ने टेका दे रखा इसलिए 38 पर है। कल टेका वापस करे तो 30 रुपए भी नहीं है आज डॉलर। जो रियल एक्सचेंज रेट है ना इस समय मैं जब बात कर रहा हूं, तो 30 रुपए से भी नीचा है डॉलर का। भारत सरकार ने मार्केट में डॉलर को पंप करके रोका हुआ उसके प्राइस को गिरने से। क्यों? भारत सरकार परेशान है कि डॉलर अगर बुरी तरह से क्रैश हुआ तो हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स का क्या होगा। तो सरकार के अपने प्रेशर्स हैं, कैलकुलेशन है, मेरे अपने कैलकुलेशन है, जिसके आधार पर मैं कहने आया कि ये टूटेगा, बुरी तरह से टूटेगा, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगी। हो सकता है अमेरिका का एक आध राज्य उनके हाथ से निकलकर दूसरी जगह चला जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टेक्सास है ना, ये अर्जेंटीना में जा सकता है या मैक्सिको में चला जाए, या मैक्सिको वाले इसको छीन लेंगे और टूटने की क्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका फेडरल स्ट्रक्चर है, एक यूनियन नहीं है, और अमेरिका कोई एक कल्चर नहीं है, बहुत सारी कल्चर का समूह है। वहां स्पेनिश लोग भी हैं, पोर्चुगीज भी हैं, ब्रिटिश लोग भी हैं, आयरिश भी हैं, हिस्पैनीज भी हैं, ज्यूज भी हैं, मुसलमान भी हैं। सब तरह के लोगों ने मिलकर एक उसको होमोजीनियस कंट्री के रूप में बना रखा है। होमोजीनियस का माने होता है खिचड़ी देश, चावल अलग नहीं, दाल अलग नहीं, खिचड़ी देश। तो खिचड़ी देश जैसा बना रखा है। ये पूरी तरह से जब इनके सामने ये व्यवस्था आएगी, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स, डॉलर की बहुत बुरी गिरावट, मार्केट में भयंकर रिसेशन, प्रोडक्शन लेवल बढ़े नहीं उनका, और लगातार ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाए। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट इस समय 1.8 ट्रिलियन डॉलर है। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है, इतना डेफिसिट हो चुका है। कितने दिन करेंगे वो अपना डेफिसिट पूरा करने का काम। तो अभी तो अमेरिका क्या करता है, दादागिरी करके डॉलर छापता रहता है, मार्केट में डालता रहता है। अब ये दादागिरी कंट्रोल हो रही है WTO के आने के बाद से। देशों ने सवाल उठाना शुरू किया है। भारत जैसे देश के ऊपर पाबंदी है कि आपका गोल्ड रिजर्व कितना है बताना पड़ेगा, तभी आप नोट छाप सकते हैं। अमेरिका के ऊपर ये पाबंदी क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने एक दिन
लेकिन हिसाब निकाला बहुत इंटरेस्टिंग, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन आपको बता दूं कि आज दुनिया के सब लोग अपने डॉलर को अमेरिका को वापस कर दें। कल्पना करो दुनिया के जिस आदमी के पास डॉलर है वो कहे कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हम आपको डॉलर वापस दे रहे हैं, बदले में हमको सोना दे दो। तो अमेरिका अभी भिखारी देश है, क्योंकि दुनिया में जितने डॉलर्स इसने फैला रखे हैं ये बटोर कर वापस अमेरिका चले जाएं तो बदले में देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल है। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की जो इकोनॉमी होती है ना, जो अमेरिका में 50 साल से चल रही है, वो यहीं पर आकर टूटती है और वो टूटने जा रही है। थोड़े दिन में आप देखेंगे। और वो क्यों टूटेगी? क्योंकि दुनिया भर के देशों की हाय अमेरिका को इस समय लग रही है। सारी दुनिया के देश इस समय चिल्ला रहे हैं कि सबसे ज्यादा हरामखोर और बेईमान कोई आदमी है तो जॉर्ज बुश है या अमेरिका है या वहां की कंपनियां हैं। तो वो कहानी डॉक्यूमेंट्स की जुबानी आप देखें, आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और ये बातें आपके समझ में अगर आए तो आप दूसरों को बताएं। और आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं ये बातें कि ये बातें आप आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो अमेरिका में रहते हैं वहां तक पहुंचाएं, ताकि उनका ज्यादा नुकसान ना हो। मेरा दिल में एक ही दर्द है कि ये हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रह रहे हैं अचानक से एक दिन ठन ठन गोपाल बन के ना आ जाए, क्योंकि उनके बैंक के जो भी डिपॉजिट है वो सब बेकार हो जाएंगे अगर डॉलर 7 रुपए पे आ गया तो कोई मतलब नहीं रह जाए। तो बहुत सारे को तो मैंने बुलाना शुरू किया है। मेरे अपने जो दोस्त थे जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में कभी पढ़ा करते थे अमेरिका में, उनको मेरी बात पे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा है। वो वापस आ रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, कोई खेती शुरू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ हजार तो आए हैं, 14-15 हजार के आसपास तो आए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लाखों की संख्या में भारतवासी अमेरिका में हैं। इनको अगर ये समझ में आ जाए और ये आने लगे, और कुछ भारतवासी जो अमेरिकन कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं उनको बोलिए कि जितनी पगार अब अमेरिका में मिलती थी उससे ज्यादा पूना में मिल रही है, आप आ जाओ। जितना उनको अमेरिका में वेतन मिलता था अब उससे ज्यादा तो हिंदुस्तानी कंपनियां दे रही हैं बेंगलोर में, पूना में, वापी में। आ जाओ। अब क्या लालच है वहां रहने का? क्योंकि वहां जाने का एक ही लालच था कि डॉलर था 50 रुपए, तो यहाँ उनका $1 यहाँ 50 रुपए बैठता था। अब वो रहने वाला नहीं है, 2-3 साल में तो बिल्कुल ही कोलैप्स होने वाला है। तो वो वहां से वापस आए। और ये जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं ये सारी दुनिया में थोड़े दिन में तहलका होने वाला है, क्योंकि दुनिया का मीडिया अब इस पर लग गया। मैंने ये जो आपको दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने BBC को भी भेजे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने CNN को वापस भेजे हैं, CNN से कुछ लिए फिर उनको वापस भेजे। ये डॉक्यूमेंट्स फ्रांस की कुछ एजेंसियों को भेजे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कुछ जर्मनी एजेंसियों को भेजे हैं। वो अपने अपने तरीके से इनका क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जिस दिन वो वेरीफाई हो जाएंगे ये सब धमाका BBC पे होगा, किसी दिन फ्रेंच टेलीविजन पे होगा, किसी दिन जर्मन टेलीविजन पे होगा, फिर अमेरिकी टीवी पे भी होगा। और इसी धमाके में अमेरिका थोड़ा हिलेगा और हो सकता है फिर दुनिया के सामने स्वीकार करे, जैसे 1950 में स्वीकार किया, यस वी हैव डिमोलिश्ड आवर टावर, हमने ही डिमोलिश किया है अपनी दोनों टावर को। तो दुनिया से माफी मांगे और फिर सारी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स, पूरी भू राजनीति इस एक आधार पर बदले। मेरा निवेदन है कि ये लाइट्स प्लीज ऑफ कर दें ताकि आप अच्छे इसको देख सके। मैंने आपको स्टोरी बता दी है, अब आप पूरी शांति से इसको देखेंगे। बीच में एक है जहां से आपको धुआं निकलता दिखाई दे रहा है और प्लेन है वो टावर से दूर है। टावर ने टूटना शुरू कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के हाथ में रिमोट था, उसको कहा गया था कि 8:35 पर आपको ये बटन दबाना है। कैलकुलेशन ये किए गए थे कि ये प्लेन 8:35 तक यहां पहुंच जाएगा, लेकिन ये लेट हो गया और इसी के लेट हो जाने से हम लोगों को ये सब खोज खबर मिल गई। हाँ, कहते हैं ना दुनिया में शातिर से शातिर, बदमाश और चोर कितनी भी होशियार दिखाए, कोई ना कोई एक गलती वो ऐसी छोड़ देता है जहां से सूत्र मिलते हैं और सारा उजागर पूरी दुनिया के सामने होता है। तो ये प्लेन नहीं पहुंच पाया, कैलकुलेशन सारे गड़बड़ा गए और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तब तक रिमोट को दबा दिया। 94th फ्लोर पर बम ब्लास्ट हुआ, उसका धुआं ये निकलता हुआ दिख रहा है। अब आगे आप इस टावर को गिरता हुआ देखेंगे। देखिए कहीं भी प्लेन नहीं है, दिख रहा है कहीं प्लेन? आग देखा आपने? ये ब्लास्ट
प्लेन दूर दूर तक नहीं है In a आसपास। close look at how the buildings collapsed, it appears as if explosives were used. For example, dust shot out of some of the windows far below the देखिए collapsing टावर area. गिरना, This dust is caused by extremely high pressure, but it comes out of only a few windows. हाँ जरा इसको पॉज करें तुरंत। When we look close, यस, ये आप देखिए काले काले टुकड़े, ये 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 टुकड़े दिख रहे हैं आपको, ये जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके टुकड़े हैं सर, और यही मलबे में सारे के सारे मिले। at the area that is collapsing, we find ये dust साइड में सारे टुकड़े बम के। of the entire floor at the same time. The towers had steel. अभी एक मिनट रोकिए so they प्लीज। only went हाँ, ये टावर बनाने वाला जो इंजीनियर है, अमेरिका में रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है, और जिस आर्किटेक्ट ने इसको डिजाइन किया, जिस इंजीनियर ने बनाया, उनके पास से हमने पुराना फोटोग्राफ मांगा कि जब आप टावर की बिल्डिंग बना रहे थे उस समय का एक फोटोग्राफ चाहिए। शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको चैलेंज करते हैं, ये टावर जिस कंक्रीट और लोहे से बना है, इसमें अगर एक साथ 10 प्लेन भी आप हिट करो तो ये टावर नहीं टूट सकता। तो मैंने पूछा क्या होगा अगर प्लेन हिट करेंगे, तो उसने कहा कि मैं ये एडमिट कर सकता हूं कि मेरे टावर के डिजाइन में एक ही गलती है कि अगर प्लेन हिट करेगा तो इसमें आग लग सकती है, टावर नहीं टूटेगा। तो जिस इंजीनियर ने ये काम किया और जिस आर्किटेक्ट ने इसको बनाया, हमने पूछा आप ऐसा कोई एविडेंस दे सकते हो हमें, तो उसने कहा कि यस, मेरा ही डिजाइन किया हुआ एक टावर है स्पेन में, मैड्रिड में, और उसको एक बार प्लेन हिट किया था। तो मैंने कहा वो हमें चाहिए फोटोग्राफ्स। तो इसने स्पेनिश गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके हमें फोटोग्राफ्स दिलवाए। तो वहां यही घटना हुई थी कि टावर उनकी थी करीब करीब 48-50 मंजिल की, इसी इंजीनियर और आर्किटेक्ट की डिजाइन की हुई जिसने नॉर्थ टावर डिजाइन किया। तो उसमें प्लेन हिट हुआ था, वो टावर में आग लग गई, प्लेन जल गया, टावर जल गई, 7 दिन तक आग जलती रही। उसके बाद टावर का पूरा ढांचा वैसे का वैसा आज भी मैड्रिड में खड़ा हुआ है, वो फोटोग्राफ में अभी दिखाऊंगा। तो वो कहता है कि टावर में प्लेन हिट करता है तो आग लग सकती है, टावर गिर नहीं सकती, क्योंकि जितना कंक्रीट और लोहा इसमें डाला गया है, ये कितने ही 10 प्लेन एक साथ हिट करें तो भी नहीं गिर सकती। आग लगेगी, गिरेगी नहीं। गिरेगी कब? तब उसने कहा जब आप एक्सप्लोजिव से उसे ब्लास्ट करेंगे तभी मेरी टावर गिर सकती है, अदरवाइज नहीं। प्लीज, ये पुराना फोटो है उसका। अभी ये सेकंड्स का कैलकुलेशन है, इधर लेफ्ट में टावर गिर रही है, एग्जैक्टली 8.4 सेकंड में जमीन पर आ गई। इधर ये सेकंड की वॉच है, 8.4 सेकंड का कैलकुलेशन आया, टावर पूरी गिरी। अभी एक मिनट जरा इसको रोकिएगा। ये कैलकुलेशन में समझाया है कि अगर आप 110 मंजिल की टावर को 8.4 सेकंड में गिरते हुए देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 10 टावर माने हर 10 मंजिल 1 सेकंड में गिरे। यही तो हुआ ना। और 10 मंजिल 1 सेकंड में गिरे, ये तो धरती कंप में भी नहीं हो सकता। 10 मंजिल एक साथ 1 सेकंड में गिरे, ये धरती कंप में भी नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब बहुत बड़ी इंटेंसिटी के एक्सप्लोजिव्स एक साथ ब्लास्ट हो सभी 10 मंजिल पर, तब वो 1 सेकंड में गिर सकता है। तो वही हुआ, और वो गिरते हुए आप देखेंगे आगे। फिर ये है, एक मिनट इसको रोकिए। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है टावर का, ये मैंने वहीं से लिया, वो जो इंजीनियर है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जॉइंट्स फिक्स किए हुए हैं, ये टावर का एक साइड है, ये टावर का दूसरा साइड है, बीच में ये जॉइंट है। ये अब वो इंजीनियर क्या कहता है जिसने ये टावर डिजाइन किया, वो कहता है कि मुझे डाउट है कि ये जो जॉइंट्स है यहाँ पर बम फिक्स किए गए एक्सप्लोसिव। एक यहाँ किया गया, एक यहाँ किया गया, फिर एक यहाँ किया गया, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर ऐसे करके ये बम फिक्स किए गए। और वो कहता है कि मदर बम से उनको कनेक्ट करके एक साथ ब्लास्ट किया तो ये साइड का पूरा हिस्सा गिर गया, उसके बाद सब कुछ नीचे आ गया। ये है उसके पीछे की थ्योरी। प्लीज।
those pieces shattered that floor, and so on, all the way down. However, when the pieces hit the floor below, they will slow down slightly because some of their energy will be used to break the floor. Therefore, there should be a delay every time the ये pieces hit 94th the floor. floor. The towers had 110 floors, so if it took 1 second for each floor to be crushed, that would be 110 seconds. However, the seismic data and video show that the North Tower collapsed in only 8.4 seconds. The collapse started at about the 94th floor. If you were to drop a rock from the 94th floor, it would hit the ground about 8.4 मिनट इसको seconds रोको। later. यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप लोग फिजिक्स पढ़ते नहीं पढ़ते? चलो, फिजिक्स अगर कोई 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे वो भी पढ़ते होंगे, तो उनके पास एक फॉर्मूला होता है H = UT + ½ GT। पढ़ते हैं आप? उसी फॉर्मूले से ये कैलकुलेशन मैंने निकाला। हाइट अगर आपको मालूम हो, हाइट किसी भी बिल्डिंग की हाइट मालूम हो, वहां से पत्थर का कोई टुकड़ा आप जमीन पर गिराएं तो कितने सेकंड के बाद वो जमीन को हिट करेगा? वो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सभी फिजिक्स के स्टूडेंट्स को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 8th में, 9th में, शायद आजकल 7th में भी पूछने लगे हैं। तो 9th और 10th के फिजिक्स लेवल में ये क्वेश्चन आता है कि सपोज 100 मीटर की बिल्डिंग है, उस पर से पत्थर का एक टुकड़ा गिराया गया, जी का मान इतना है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो आप बताओ कितने टाइम के बाद ये पृथ्वी को हिट करेगा? तो मैंने ये कैलकुलेशन किया कि हमें हाइट मालूम है, हमें टाइम भी मालूम है। 8.4 सेकंड में बिल्डिंग आ गई नीचे, तो टाइम 8.4 सेकंड हो गया। हाइट हमें मालूम है 110 मीटर है, तो मैंने स्पीड कैलकुलेट करने का कोशिश किया, इनिशियल स्पीड क्या था, तो वो स्पीड वही निकला। तो अमेरिकन फायर फाइटर्स माने दमकल विभाग के अधिकारियों ने कैलकुलेट करके दिया है कि ये इतने स्पीड से गिरना शुरू हुई थी टावर। तो 8.4 सेकंड के बाद कोई अगर चीज 110 माले से गिर के नीचे आ रही है तो उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया जाना बहुत आसान है, क्योंकि फिजिक्स इसमें सक्षम है और फिजिक्स के फॉर्मूले इसके लिए हैं। उस कैलकुलेशन से ये मैंने बताया और ये ड्रॉ किया। इसमें बस इतना ही है कि वो अगर पत्थर का टुकड़ा फेंकेंगे तो सीधे नहीं आएगा, एक पैराबोलिक शेप में आएगा, बस इतना ही अंतर है, लेकिन टाइम उतना ही आएगा, 8.4 सेकंड। प्लीज। This means that the pieces of the building were falling as fast as objects fall through the air. How can objects इसको ध्यान से सुनिएगा। steel and concrete floors as fast as they fall through the air? There is only one explanation. Explosives were placed in these buildings before the attack. The North Tower started to collapse when explosives at the 94th floor were detonated. The explosives were timed so that the floors were shattered before the pieces contacted it. The pieces of the building fell in only 8.4 seconds because none of the pieces crashed into a floor. We were told that fire caused the towers to collapse, but no large building has ever collapsed from a fire. यस, इसको जरा The building in Madrid. ये मैड्रिड वाली घटना है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ये बिल्डिंग है। ये उसी इंजीनियर और उसी आर्किटेक्ट की बनाई हुई है जिसने नॉर्थ टावर बनाया। इसको जब पूछा गया तब इसने बताया कि इस बिल्डिंग में प्लेन हिट हुआ था 18 फरवरी 2005 को प्लेन हिट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ वो आप आगे देखिए। Spain is a good example. The fire became so intense that it spread ये ऐसे आग लगी from one floor इस to the बिल्डिंग next, causing the building to look like a torch. This fire was much larger than the fire at the World Trade Center. The next morning there were ऐसे जली still बिल्डिंग fires in the lower floors. और 5 दिन जलती Everything रही। inside the building had been burned. Some sections of the building broke, and a few portions at the top of the building collapsed. However, the building remained standing. इसको and रोकिए continued to प्लीज। support. हाँ, सब जल गई, 5 दिन हो गया, बिल्डिंग में आग लग के शांत हो गई। अब वो ऐसे खड़ी हुई है प्लेन हिट होने के बाद। तो ये डॉक्यूमेंट जब मिला तो मुझे बहुत तकलीफ हो गई कि अमेरिका इतना भी झूठ बोल सकता है। तो अभी मैं आपसे कहने आया कि अमेरिका पिछले 100 साल से दुनिया के सामने ऐसे ही झूठ बोल रहा है। Crane at the top. By comparison,
The fire in the South Tower was so देखिए साउथ टावर में यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, ये other side of the प्लीज tower. रोकिए जरा इसे। ये साउथ टावर में यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है और यहाँ से दूर दूर तक प्लेन नहीं है कहीं भी। आगे आगे। We know that a few firemen made it up to the fire zone of the South Tower because they used their handheld radios to send reports about the fire. They said there were only a few areas with fire. Obviously, the fire was too small to kill firemen, but we are supposed to believe that it was large enough to cause the buildings to collapse after burning for only 56 minutes. इसको जरा रोक। एक दूसरा कैलकुलेशन हम लोगों ने किया कि सपोज Madrid, Spain was much more intense, and it burned all night, ये but it रिपीट did हो गया, not ठीक cause the है। building to collapse. Scientists created this temperature map of the rubble 5 days after the collapse. Obviously, the rubble would be cooler after 5 days. Also, firemen sprayed water on the rubble during those 5 days. However, one location in the rubble of Building 7 was above the melting point of aluminum, and so was one location in the rubble of the South Tower. How can a building fall down इसको and जरा 5 रोक। days later the peak? ये कुछ टेम्परेचर लिखे हुए हैं जैसे 1341 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके है 1377 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर है उस मेटल को डिसॉल्व होने के लिए या मेल्ट होने के लिए जिससे प्लेन बनाया जाता है। आप जानते हैं प्लेन खास तरह के मेटल से बनता है। उस मेटल को अगर हम पूरी तरह से मेल्ट करें, पानी की तरह से पिघलाएं, तो कम से कम टेम्परेचर 1341 डिग्री सेंटीग्रेड होना ही चाहिए। The presidents of two different countries एल्यूमिनियम मेल्ट होने के लिए 1218 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, लेकिन प्लेन एल्यूमिनियम का नहीं होता, एलॉय होता है। एल्यूमिनियम उसमें यूज होता है। These incredible temperatures are more evidence that explosives were used. हाँ, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जरा रोकिए, 1 मिनट रोकिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नंबर 7 है, CIA का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में। आप इसका पीछे से देख रहे हैं, अभी सामने से भी देखें। इस बिल्डिंग को शाम को 3:30 से 4 बजे के बीच में गिराया गया, उसी दिन 11 सितंबर, और बम लगाकर इसको ब्लास्ट किया और फायर डिपार्टमेंट ने इसको गिराया। जॉर्ज बुश के ऑर्डर पर गिराया। उस ऑर्डर की कॉपी इसमें आगे आप पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स में है। तो इस बिल्डिंग को गिराने वाले जो फायर फाइटर्स थे, उनसे जब पूछा गया कि आपने बिल्डिंग को गिराया क्यों, तो कहते हैं हमारा राष्ट्रपति का ऑर्डर है। तो इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस था CIA का, तो भी गिरा दिया। तो उसने कहा हमारे यहाँ ऑर्डर तो ऑर्डर होता है, तो CIA हो या कोई भी हो, हमको ऑर्डर मिला, हमने गिराया कैसे? तब उसने एक्सप्लेन किया है कि इसके सभी फ्लोर में हमने एक्सप्लोजिव्स यूज किए और उनको मदर बम से कनेक्ट किया। मदर बम को हमने डिटोनेट किया, सारे एक्सप्लोजिव्स एक साथ डिटोनेट हुए और बिल्डिंग धड़ 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 गिरता चला गया। आप देखेंगे कैसे गिरा। ये बिल्डिंग जैसे गिरा, एग्जैक्ट वो नॉर्थ और साउथ टावर की तरह से ही गिरा। This was a 47-story building with a steel frame. स्टील फ्रेम बिल्डिंग है ये। It was not hit by an airplane. इसमें प्लेन हिट नहीं हुआ। देखिए कैसे गिरेगी। Late in the ये afternoon, देखिए। this building collapsed. The government investigated the collapse of this ये building. देखिए। However, after 7 months of investigating, their conclusion was they have no idea why the building collapsed. A few months later, the landlord of the building. ये है जो आदमी इसने पोल खोला, ये हमारा बहुत मददगार है। इसी का नाम है लैरी सिल्वरस्टीन, जो जॉर्ज बुश को बहुत गाली देता है। ये अगर मुंह नहीं खोलता तो हम में से किसी को ये हवा नहीं पता चलती कि आखिर हुआ क्या। But nobody asked any questions. The collapse of Building 7 is identical to the collapse of buildings that are brought down. अब देखिएगा सामने से कैसे गिरी है। Shattered the joints ये that hold the building together. ऐसे गिराई जाती है बिल्डिंग में Free fall speed. बम ब्लास्ट में। Dust is produced at the base of the building. There is a tremendous amount of evidence that the government created the September 11th attack. We could spend days discussing all of it. Mike is saying that the doors of the mall would close. The basic ध्यान से पढ़िए, और आप में से कोई भी फिजिक्स के स्टूडेंट हो या टीचर हो तो इसको आप जाकर और एनालाइज करिए। The fact
that those towers collapsed in 10 seconds is proof that explosives destroyed the towers. Building 7 also collapsed in America. The explosives. This is why the government says they do not know why Building 7 collapsed. Anybody who looks at this evidence and continues to insist that fires caused the buildings to collapse is simply having a difficult time facing the possibility that a government could commit such a crime. Another reason it is difficult to believe the government created the September 11th attacks is because none of the major ये जरा रो। agencies are talking. ये जॉर्ज बुश के 5 एडवाइजर हैं, इन्हीं का सारा खेल है ये जो प्लानिंग हुआ, ये जॉर्ज बुश के 5 एडवाइजर हैं जो डिफेंस के लिए एडवाइस करते हैं जॉर्ज बुश को। Some reporters refuse to talk about explosives in the World Trade Center because they are afraid to expose the crimes of the American government. Another reason for the silence is that the television, magazines, and newspapers of America and Europe are controlled by a small number of people. These people prevent the reporters from talking about explosives in the World Trade Center. Instead of telling us about the explosives, they show lots of photos of Osama bin Laden. This creates anger towards Arabs, and it fools people into thinking that the Arabs are responsible for the attack. The news agencies are trying to manipulate emotions, not to provide serious information. Most reporters ignore us when we talk about explosives in the towers. Occasionally, a magazine or television program tries. अमेरिका के मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली ये मैगजीन है, इसका नाम है पॉपुलर मैकेनिक्स। अमेरिका में इंजीनियरिंग के जो भी लोग हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के, वो सब इस मैगजीन के सब्सक्राइबर हैं। ये है पेन और टेलर। प्लीज रोकिए, ये दोनों महान लोग, इनको मैं बहुत महान मानता हूँ। अमेरिका से भाग गए हैं, फ्रांस में रहते हैं क्योंकि सरकार इनको मरवाने की तैयारी है। Instead, they use insults to make people laugh at us. Here is how they introduced Jimmy Walter. ये जिमी वॉल्टर है जो CNN टीवी चैनल है ना, उसका इस समय CEO है CNN का। तो इससे टेलीफोन पे बहुत बार हमने बात किया, तो एक ये टेलीफोन पे इस समय बात कर रहा है। ये देखिए, ये जो आवाज है ये हमने रोका हुआ है, सुने नहीं आप, बहुत खराब गाली है। But it was ignored by the large magazines and television shows until Jimmy Walter began advertising it. This is a portion of one of his full-page newspaper ads. Here is how Penn and Teller described my book. He wrote a book called ये है, ये जनाब, ये है वो बुक जिसका ये कवर पेज होगा, पेनफुल क्वेश्चंस एंड एनालिसिस ऑफ द September 11th attack. Because we've never seen anyone carrying it push them down a flight of stairs. ये लिखने में बहुत मदद कर रहा है ये बात। refers to us as liars. The angry and childish attacks on Jimmy Walter and me could be a sign that the criminals are frightened that we are exposing them. However, when a criminal tries to cover up his crime, he runs a risk of releasing more information about himself. These television shows and magazines can help us understand who is behind the September 11th attack and how they get away with these crimes. The executives of the major television networks, magazines, and newspapers are involved in these crimes. They help cover up the crimes by ignoring important information and by insulting those of us who complain about the crimes. The news agencies that ignore or insult us are identifying themselves as being either incompetent news agencies or as members of the criminal network. In either case, we should not purchase their newspapers, magazines, or television programs. अभी ये जो है ना, थोड़ा मजाक करते हुए अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जो सारी दुनिया में वो करते हैं, उसको मजाक के साथ कार्टून के रूप में आप थोड़ी देर देख लें। फिर इसके बाद एक सीरियस डॉक्यूमेंट है, वो दिखाकर मैं ये बंद करूंगा और फिर आपसे थोड़ी और बात करूंगा।
रोके प्लीज प्लीज। अभी आप ये पेंटागन वाला एक सीरियस डॉक्यूमेंट्स, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने कहा कि हमारे पेंटागन पे भी अटैक हुआ था। नॉर्थ टावर और साउथ टावर का सच तो आपने जान लिया, पेंटागन का सच जान लीजिए। पेंटागन की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का ये एक गेट है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, ये गेट है, ये पूरी बिल्डिंग है। इधर आप देख रहे हैं एक प्लेन है, ये पेंटागन का अपना प्लेन है, माने अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन है जो उनके रनवे पे खड़ा रहता है। पेंटागन का अपना स्पेशल रनवे है। तो हुआ ये कि एक ट्रैक्टर इस प्लेन को खींच के ले जा रहा था। आप जानते हैं खड़े हुए प्लेन को ले जाने के लिए ट्रैक्टर होते हैं, तो एक ट्रैक्टर इस प्लेन को खींच के ले जा रहा था। तो ट्रैक्टर जिस साइकिल से खींच रहा था वो टूट गई, तो ट्रैक्टर आगे निकल गया, प्लेन में स्पीड आ चुकी थी तब तक। तो ये प्लेन चले हुए यहां जाके टकरा गया, तो एक छोटा सा छेद हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने कहा हमारे ऊपर हमला हुआ और हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस तोड़ दिया। कुछ हमला नहीं है, ये प्लेन जाके वहां टक्कर लग के रुक गया और एक छोटा सा छेद हुआ। सारी दुनिया में इन्होंने कह दिया कि हमारे ऊपर हमला हुआ, ये पेंटागन अटैक की ये असलियत है। इसको प्लीज ये वहां जाके देखिए, टकराएगा तो अंदर चला गया वो दूसरा प्लेन। और ये प्लेन जो है ना उड़ रहा है, ये वही प्लेन है जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये टक्कर लगी थी नॉर्थ टावर से। ये है देखिए प्लेन ऐसे जाके टकरा। 800-630-9012 or go to reopen911.org for a free DVD. न्यू पर्ल हार्बर, ये मैंने लिखा। ये देखिए डायरेक्ट टेलीकास्ट है, इसको ध्यान से सुनिए। Of a plane having crashed anywhere near the Pentagon. The only site is the actual site of the building that's crashed in. And as I said, the only pieces left that you can see are small enough that you can pick up in your hand. There are no large tail sections, wing sections, a fuselage, nothing like that anywhere around, which would indicate that the entire plane crashed into the side of the Pentagon. कोई प्लेन क्रैश नहीं है, ये अमेरिकन CNN ने ब्रेकिंग न्यूज में कहा कि यहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं है और यहाँ एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे हम कह सकें कि प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन अमेरिका ने सारी दुनिया में ऐसा हुआ मचाया कि बहुत बड़ा उन्होंने वहां पर प्लेन टारगेट ये कर दिया। अभी इसमें आगे एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है जिसकी अंग्रेजी, ये है वो पायलट ऑफिसर जिसका मैं बार बात कर रहा था कि उसने वो प्लेन उड़ाया। ये है वो चिट्ठी, जरा इसको रोकिए। अमेरिका ने जो कमीशन बनाया जिसने इंक्वायरी किया, उस कमीशन का ये चिट्ठी है जो उन्होंने लिखा जॉर्ज बुश को, और इसमें उन्होंने ये पहली बार कहा कि 3000 लोग जो मरे हैं उनमें से एक भी अमेरिकन नहीं है। ये 9/11 की रिपोर्ट है, टोटल रिपोर्ट में उन्होंने जितने नाम दिए हैं एक भी ओरिजिनल अमेरिकन नहीं। अब जरा देखिए अमेरिकन पार्लियामेंट का सीन है, ये जरा पार्लियामेंट को देखिए, रोकिए जरा इसको प्लीज। ये आप देख रहे हैं, ये एक सांसद है, एक सेनेटर है, वो पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहता है, लेकिन जॉर्ज बुश के जो सहयोगी है ना, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे वहां भी होता है। आप ऐसा मानते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में ही हंगामा होता है, अमेरिकन पार्लियामेंट में उससे ज्यादा होता है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक अमेरिकन सेनेटर है, ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ये रिपब्लिकन पार्टी का ही है, जॉर्ज बुश की पार्टी का है। ये कुछ सवाल उठा रहा है, और ये सवाल क्यों उठा रहा है? क्योंकि इसको हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो ये खड़े होकर सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको उठाकर बाहर फेंकवा दिया जॉर्ज बुश। ये असलियत है अमेरिकन डेमोक्रेसी की। हमारे यहाँ होता है ना, कई बार नेता उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं तो उठाकर फेंकवा दिया जाता है, ये अमेरिकन। देखिए इसको पकड़ के ले जाए। ये वो चिट्ठी है, आप शायद क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे अभी, लेकिन मैं जब किताब में छापूंगा तो बहुत साफ पढ़ाई दे।
ये देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। Giuliani is a former U.S. prosecutor. He knows a thing about keeping the evidence in a crime scene. And Giuliani was suddenly governor of every piece of evidence and melted down all the steel, and the media didn't report it. That's not interesting. The families had to go testify. ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं, ये वही स्टेटमेंट है जो मैं आपको पहले बताया। And Giuliani said, "Oh, I didn't know anybody wanted to hear any evidence." Well, my simple message is this: again, Americans, wake up. You know your media lies to you every day. Your government is on record for hundreds of years lying to you every day. That's all I ask. Wake up, pay a little more attention, and don't believe anything you read in the paper. How many times have we caught them lying to us? Yeah, okay. They just told you ये पत्रकार information, didn't they? Why isn't that article headline? Yeah, why is this article headline news? It should be. Every media in the country got it. I've been sending out here. What are you going to do? 93% think like us. Well, why is the media talking about that? That's a big deal that a majority of New York... ये जो डील की बात कर रहा था ना, किसी ने बताई कि बहुत बड़ा डील हुआ, दोनों टावर को बेचा गया, पैसे उसमें लेन देन हुए। Everybody thinks like we do. And on Monday, that zombie poll was released that showed 50% of New York City residents believe the government had foreknowledge and made a conscious decision not to intervene. 50% of the people who live in New York believe that. It's time for a serious investigation. Then CNN... अब ये CNN पर एक सर्वे हुआ अभी थोड़े दिन पहले, और अमेरिका के लोगों को पूछा गया कि कितने लोग अमेरिका में मानते हैं कि जॉर्ज बुश झूठा है। तो 90% से ज्यादा लोगों ने कहा यस, ही इज अ चीटर एंड लायर। 90% से ज्यादा लोग, Out of over 7,000 believe 90%. it was a U.S. government cover-up. All the people involved in the cover-up of September 11th have gotten wealthy off of it or gotten even richer. And then now, September 11th is being used to kill our freedoms, to destroy what America is built on, what America is supposed to really be about. Most of my friends have questions about what happened on 9/11. ये एक बहन I'd है, like to know answers. इसका बहुत डिटेल हमारे पास बयान है। ये उस दिन वहाँ नीचे खड़ी हुई थी जिस दिन ये टॉवर दोनों गिरे, तो इसने बार बार कहा कि मैंने कोई भी प्लेन को दोनों टॉवर में हिट होते नहीं देखा। मैंने जो देखा वो ये था कि बम ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद टॉवर दोनों गिरे। वो बार बार कह रही है ये बहन। इसके बाद ये एक भाई है, ये भी वहां था उस दिन 11 सितंबर को, नॉर्थ और साउथ टॉवर के नीचे वाला जो मार्केट एरिया, वहां पर ये घूम रहा था। ये भी कहता है कि मैंने किसी प्लेन को हिट होते हुए नहीं देखा, मैंने बम ब्लास्ट की आवाज सुनी और उसके बाद टॉवर गिरे। ऐसे 100 से ज्यादा हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, 100 से ज्यादा, जो कहते हैं जिन्होंने प्लेन हिट होते देखा ही नहीं, वो बम ब्लास्ट से दोनों टॉवर। Heard a lot of interesting things from people. A few just happened today. A woman came up saying that her family received a phone call from a family friend. She was told by this family friend on September 10th. The family friend was a Navy SEAL. Told not to show up in Lower Manhattan tomorrow, which is of course the 11th. It's going to be a major event. ये जगह रोकी, Investigate. ये ट्रेड सेंटर जो था ना नॉर्थ और साउथ, वहां पर एक ट्रेड सेंटर था, उनकी तरफ से ये सर्कुलर इशू हुआ है जिसमें ये बताया गया है। और Individuals in the towers being told not to go to work that day, being told to get out early that morning. And they found out that yes, it was not an urban legend. It was true. They found hundreds and hundreds and hundreds of witnesses. And then the Israeli instant messaging company 100 से ज्यादा विटनेस है हमारे पास, publicly told her जो सामने से आकर बोले हैं कि उन्होंने कोई प्लेन हिट होते हुए नहीं देखा। हाँ, ये है वो, ये ऑडिगो एक एजेंसी है वहां की, वो अमेरिकन सरकार के लिए काम करने वाली एजेंसी है। उनकी तरफ से जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको पोस्ट ने ये एक और अपनी तरफ से चिट्ठी जारी की थी, ओपन लेटर, उसमें एडिटर कॉलम में, और उसमें अमेरिकन को अपील की गई थी कि 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नजदीक ना जाए। इसमें लिखा गया leave the building 4 hours before the planes slammed into it. This is on the record and cannot be ignored. Students pointed up at the towers and told their school teachers in the weeks before 9/11. ये पुलिस की इंटरनल सिक्योरिटी की जो व्यवस्था, उनकी चिट्ठी। And then on top of this, we have the public officials being warned. Total evidence of prior knowledge. And while we were in New York, we talked to dozens of eyewitnesses who had been personally warned themselves, but were afraid to come public. Some have been told to keep their mouths shut. I was a rescue worker. ये एक और प्रत्यक्षदर्शी है, उसी दिन वहां खड़ा था। 9/11, who said that it
was going to come down. I don't know how he knew that. He did tell me before it happened, before the fact that it was coming down. The widows. इसको सुनिए, ये भी वही महिला। Department was standing at the new school in Bethel for the 2 days, and they were screaming at the media, please pay attention. We got phone calls. We listened that their husbands or their children were saying there's explosives coming up on like the 23rd, 26th floor before the buildings went down. And the media started laughing and said, we have no time to hear you. ये कह रही है, ये कह रही है 26-27 आवाजें इसने सुनी है और मीडिया वालों को कहा कि मैंने बम की आवाजें सुनी है, लेकिन मीडिया ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्टोरी वही बनाई गई कि प्लेन का हिट हुआ है और टावर गिरा।